पर आ रही है अफगानिस्तान में तालिबान रिटर्न से जुड़ी। अफगानिस्तान से नेटो और अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बीच तालिबान को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तालिबान ने अफगानिस्तान में एक और प्रांतीय राजधानी कंदाहार पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंदाहार पर तालिबान ने हमले के बाद कब्जा कर लिया है। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि तालिबान गुरुवार रात कंदाहार पर कब्जा जमाने में कामयाब रहा, जबकि सरकारी अधिकारियों का दल शहर से भागने में सफल रहा। कंदाहार में कुछ ही हफ्ते पहले अमेरिकी सेना अपना मिशन खत्म कर हटी है, जिसके बाद तालिबान ने यहां कब्जा जमा लिया। हेरात अफगानिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है जिस पर तालिबान ने कब्जा किया है। हेरात पर काबिज होने के बाद कंदाहार को जीतना तालिबान के लिए अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। तालिबान ने कंदाहार से पहले अफगानिस्तान के 34 प्रांतीय राजधानियों में 12 पर एक सप्ताह में ही कब्जा कर लिया, और ये जो इनकी तीव्रता हुई है, बड़ी है, और जो दमखम ये अब तालिबान लगा रहे हैं, ये मुल्ला बिरादर की बीजिंग में वांग यी के साथ मीटिंग के बाद तालिबान की हरकत ग्राउंड पर तेज हुई है। और बताया जा रहा है कि यहां पर पाकिस्तानी फौज के कई सारे सिपाही भी तालिबान के साथ ग्राउंड पर शिरकत कर रहे हैं। और जिस तरह से तालिबान आगे बढ़ रहा है, इसमें एक मिलिट्री प्रिसिशन दिख रही है, यानी कि किसी सेना की सोच साफ दिख रही है। ये सिर्फ तालिबानी नहीं, इनके साथ कई और लोग भी, फोर्सेस भी जुड़े हुए हैं ग्राउंड पर, जो इनकी मदद कर रहे हैं। नीरज कुमार हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा भी हमारे साथ हैं, शीलकांत शर्मा जी जुड़ेंगे, और नीतीश से भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं नीरज से जानना चाहूंगा, नीरज, भारत इसको कैसे देख रहा है? क्योंकि मज़ार शरीफ पे हमारा जो कॉन्सुलेट था उसे बंद कर दिया गया है। कई सारे हिंदुस्तानी हैं जो वहां डिप्लोमेटिक तर्ज पर और वैसे भी व्यवसाय के तर्ज पर भी वहां काम कर रहे हैं। क्या उनकी इवैक्यूएशन की कोई रणनीति बन रही है? देखिए आनंद, भारत की तरफ से एडवाइजरी तो लगातार जारी कर दी गई है कि तमाम लोग जो कि अफगानिस्तान में मौजूद है, भारतीय नागरिक, चाहे वो काम करते हो एम्बेसी में या फिर दूसरे भारतीय नागरिक हैं, वो कमर्शियल फ्लाइट्स लेकर वापस हैं। वहाँ जो लोकल कर्मचारी होते हैं एम्बेसी में या कॉन्सुलेट में, उनके जरिए काम करने की कवायद लगातार भारत सरकार की तरफ से जारी है। दूसरी अहम बात की आपने कहा कि भारत कैसे देख रहा है। देखिए, भारत को उम्मीद है कि आने वाले वक्त में सीज फायर होगा और शांति के लिए भारत भी लगातार स्टेक होल्डर्स जो हैं अफगानिस्तान से जुड़े हुए, उनके लगातार संपर्क में। और 10 और 12 को जो 2 बैठकें जो दोहा में हुई हैं कतर की सरकार की कोशिश से, एक बैठक में भारत नहीं था, 10 वाली में 12 तारीख यानी कल जो बैठक हुई है उसमें भारत शामिल था। और उसके बाद 9 बिंदुओं वाला एक प्रेस रिलीज जारी किया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर तालिबान कब्जा करता है अफगानिस्तान पे, अगर वो सफल हो पाता है पूरी तरह से कब्जा करने में, तो इसे देश के तौर पे मान्यता नहीं दी जाएगी, तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो हिंसा लगातार की जा रही है उस पर भी तमाम देशों ने चिंता जताई है। शांति बहाली की प्रक्रिया को तेज किया जाए, इसे लेकर लगातार जो है कोशिश की अपील की गई है। देखिए, अमेरिका लगातार इस बात की कोशिश में, कल भी विदेश मंत्री और वहां के रक्षा मंत्री ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से बात की पूरे मामले पर, लेकिन अफगानिस्तान सरकार कमजोर पड़ती दिख रही है। कई तालिबानी आतंकवादी को उन्होंने भी मारा है, लेकिन तालिबान का कब्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत की चिंता इस बात को लेकर है कि वहां जो नागरिक है, चाहे अफगानिस्तान के हो या भारतीय नागरिक, उनको लेकर चिंता तो है ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत को इस बात की चिंता है कि जिस तरह से अनंत पाकिस्तान के आतंकवादी वहां तालिबान को मदद कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान के आतंकवादी नहीं है नीरज। नीतीश, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी फौज वहां मौजूद है। पाकिस्तानी सेना के कई सारे जो उनके रेजिमेंट्स हैं, उनके सैनिक जो हैं वो वहां मारे जा रहे हैं और उनकी लाशों को वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है। इसका प्रूफ, तथ्य भी है यहाँ न्यूज़ 18 के पास। लेकिन ग्राउंड पर जो हो रहा है, तालिबान जिस प्रिसिशन से पिछली बार जब हुआ था, तब इन्होंने ये बॉर्डर के इलाकों को पहले कंट्रोल नहीं किया था। पहले तो इन्होंने बॉर्डर से शुरुआत की, बॉर्डर के इलाकों को फिर कंट्रोल किया, पोस्ट को कंट्रोल किया, और अब जब शहरों को कब्जा कर रहे हैं, उनको पता है कि इनको कौन सी जगह अटैक करना है, किसको कब्जा करना है। पुलिस कमिश्नरेट को अगर आपने कब्जा कर लिया, यानी शहर का कंट्रोल आपके हाथ में है। तो ये जो प्रिसिशन है, ये मिलिट्री प्रिसिशन से ये कर रहे हैं। देखिए आनंद, इसमें कोई दो मत नहीं।
जो स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है तालिबान के लिए वो पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स बना रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, एक स्ट्रैटेजी है, प्रोपेगेंडा की स्ट्रैटेजी भी है। आप देखिए, अगर ये कहा जा रहा है कि हेरात पर पूरी तरह से कब्जा हो गया, कांधार पर पूरी तरह से कब्जा हो गया, दरअसल ये एक स्ट्रैटेजी के तौर पर प्रोपेगेंडा जो है फैलाया जा रहा है। एक शहर पर अगर मान लीजिए बड़ा सा कांधार शहर है, उसमें अगर एक इलाके पर कब्जा हो जाता है तो ये पता ना चले कि कितनी संख्या में तालिबान की फौज है, क्योंकि उसको असिस्टेंस जो है पाकिस्तानी आर्मी से भी दिया जा रहा है। जो जिहादी हैं, करीब 20,000 जिहादी जो पाकिस्तानी ISI ने जो वहां भेजे हैं अफगानिस्तान में तालिबान के साथ लड़ने के लिए, वो भी इसमें शामिल हैं। तो संख्या ना पता चले, इसलिए एक प्रोपेगेंडा का सहारा लिया जा रहा है। जिस शहर पर कब्जा होता है अगर एक हिस्से पर, तो शहर को पूरी तरह से उस इलाके को लॉक कर देते हैं, पूरा कर देते हैं कि लोगों को इस बारे में कुछ पता ना चले, और वहां पर कब्जा करने के बाद ये आगे बढ़ जाते हैं। तो ये एक जो जरिया है वो अपनाया हुआ है। दूसरा आनंद, मैं कहूँ बताऊं आपको कि तालिबान के हाथ अभी सैम्स लग चुका, सरफेस टू एयर मिसाइल। जैसा कि आपने बताया 3 हफ्ते पहले तिनजियांग प्रोविंस में चाइना के वहां पर मुल्ला बरादर और जो वांग ही के बीच, जो चाइनीज विदेश मंत्री हैं, उनके बीच मीटिंग हुई थी। उसमें ISI के इशारे पर तालिबान ने मांगा था पाकिस्तान से SAM सरफेस टू एयर मिसाइल चलाना उसको नहीं आता तालिबान को, और तालिबान को ट्रेन करने के नाम पर वो मिसाइल चाइना ने दे दिया है उसको, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है पाकिस्तानी आर्मी कर रही है, क्योंकि चाइना का भी स्टेक, बहुत बड़ा स्टेक इन्वॉल्व है। एक तो वीगर मुसलमानों को तालिबान सपोर्ट ना करे, ये उसके सामने चिंता है। दूसरा जो CPAC है, जहां पर चाइना का इन्वेस्टमेंट है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, उसको प्रोटेक्ट करना है। और तीसरा जो है पाकिस्तान के साथ जो है संबंध को रखना है, रणनीतिक प्रेजेंस बनाए रखना अफगानिस्तान में। देखिए, तो जैसे अगर चाइना जैसा देश और उसका जो विदेश मंत्री है वो अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार के साथ नहीं, लेकिन तालिबान के फाउंडर मुल्ला बिरादर के साथ भेंट करते हैं, तो यानी कि हमको समझ लेना चाहिए कि इसमें चीन का हाथ तो पक्का है। उसका इंटरेस्ट क्या है? कमर आगा साहब, एक बात बताइए कि ये इस तरह से दहशतगर्दी को हवा क्यों दे रहा है? चीन, पाकिस्तान, इन दोनों के तो हाथ मिले हुए हैं इसमें। तालिबान, जैसा कि अभी बताया, बहुत बड़ा फोर्स तो है नहीं, 70-80 हजार हैं, प्लस 15-20 हजार दूसरे आतंकवादी समूह के लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, और उसके अलावा वहाँ पे पाकिस्तानी सेना है। तो उनको वो केवल दहशत के ही माध्यम से वहाँ पे अपना वर्चस्व बना सकते हैं। वो उनकी पूरी कोशिश है, वो वही कर रहे हैं जैसा 1996 में किया था, कि किसी भी सूरत से अराजकता फैला दो और सत्ता पे कब्जा कर लो, झूठ बोल के लोग, बेगुनाह लोगों को मार के। तो ये सब पाकिस्तान का बहुत बड़ा स्टेक है अफगानिस्तान के अंदर। अब पाकिस्तान को लग रहा है कि अफगानिस्तान पे उसका कब्जा हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अमेरिका ने भी वर्चुअली अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान को पाकिस्तान के हवाले ही कर दिया, लेकिन उनको ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान इस बात को कंट्रोल करेगा और उनके जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन अब उनको ये लग रहा है कि तालिबान में मुल्ला बरादर ने तो जरूर उनसे वायदा किया था बहुत कि वो सऊदी टाइप की एक कट्टरपंथी इस्लामिक हुकूमत बना लेंगे जिसमें अमन शांति रहेगी और दूसरे ग्रुप्स भी उसको ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन अब तालिबान को ऐसा लग रहा है कि वो अकेले कब्जा कर सकते हैं सत्ता के ऊपर, और वो काबुल की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। एक तरफ तो अमेरिका का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, अमेरिका कभी भी नहीं छोड़ेगा। अफगानिस्तान बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड कंट्री है, 150 साल से करीब से पश्चिमी देश इसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनको बहुत उसके बाद 20 साल पहले कब्जा तो हो गया था अमेरिका पे, लेकिन अपना इंटरेस्ट को नहीं सर्व कर पा रहा था। अब उनको लगा कि वो तालिबान के माध्यम से कर। दूसरी बात ये भी कि अमेरिका को एक डर और लगा रहता है पश्तून नेशनलिज्म का, अगर पश्तून नेशनलिज्म बढ़ेगी तो उससे उनके इंटरेस्ट को खतरा पड़ेगा। फिर पाकिस्तान को भी ये बात रहती है, तो बहुत से इंटरेस्ट कन्वर्ज भी कर गए। पाकिस्तान और चाइना का भी के अलावा पाकिस्तान और अमेरिका का भी इंटरेस्ट है। पाकिस्तान चाहता है कि FATF से बाहर आ जाए, पाकिस्तान चाहता है IMF के उसको बड़ा लोन मिल जाए $6 बिलियन का,
वो तभी मिल सकता पर है इस कि तरह जब से दहशतगर्दों को और दहशतगर्दी को हवा देने से कैसे उनको एफएटीएफ से बाहर निकाला जाएगा? और इसमें तो पूरा पाकिस्तानी फौज के लोग हैं, इनके आई कार्ड्स भी यहाँ न्यूज़ 18 के पास हैं। जब इनके शव को वापस लाए गए तो वहां पर पाकिस्तानी आर्मी ने उनको रिसीव किया। जनरल बाजवा जो है वो गए थे चमन में हॉस्पिटल में इन्हीं तालिबानी सोल्जर्स को मिलने के लिए, उनका हालचाल पूछने के लिए, जब वहां पर उनको चिकित्सा मिल रही थी। तो ये सारी चीजें जो है ये सब कोई नजरअंदाज क्यों कर रहा है? क्योंकि ये सारे देश तो परमानेंट सीट पे बैठे हुए हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ अमेरिका है, और इनको पता है कि यहाँ खेल क्या चल रहा है और मर कौन रहा है। मजलूम मर रहे हैं, मासूम मर रहे हैं, और औरतों के साथ जिस तरह से कृत्य किए जा रहे हैं, बच्चों को मारा जा रहा है, इस सब को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? एक सवाल तो उठता है। एम्बेसडर शीलकांत शर्मा हमारे साथ हैं, इसी पर एक अपडेट है और फिर मैं शीलकांत जी के पास जाऊंगा। अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती दहशत के बीच भारत ने वहां से अपने नागरिकों के तुरंत लौटने के लिए एडवाइजरी जारी की है। अफगानिस्तान में फिलहाल 1500 भारतीय मौजूद हैं, जबकि अमेरिका भी अब अफगानिस्तान दूतावास से अपने कर्मचारियों को निकालेगा। खबर यह है कि अमेरिका में अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए सेना भी अफगानिस्तान भेज सकता है। कम से कम 3000 सैनिक को भेजने की बात भी हो रही है। खबर है कि अमेरिका अपने 3000 जवानों को अफगानिस्तान भेजेगा। इसके अलावा ब्रिटेन अपने नागरिकों की वापसी के लिए 600 जवानों को अफगानिस्तान भेज रहा है। अगले 24 घंटों में दोनों देशों के जवान अफगानिस्तान पहुंच जाएंगे। पर एम्बेसडर शीलकांत शर्मा जी, लेकिन ये जो है इसको क्यों अलाउ किया जा रहा है? क्या इसके पीछे बड़ी सोच है, कोई नीति है जिसके बेसिस पर ये सारे देश चुपचाप बैठे हैं जब इस तरह से तालिबानी वहां पर ये कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं? देखिए, ये तो सिचुएशन बन रही थी पिछले कई महीनों से, और जो कुछ कोशिशें ये लोग डिप्लोमेटिक रास्ते से कर रहे थे वो सब कामयाब नहीं हुई हैं, और वो सब झूठ के पुलिंदे में दब के रह गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान और तालिबान ने जो कुछ उन नेगोशिएशंस में कहा वो अब साफ खुल के आ रहा है कि वो किसी पे अमल नहीं कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया अभी। तो ये लोग प्रॉब्ली इनको अंदेशा था, इसलिए अपने लोगों को हटा लिया उन्होंने। नेटो के फोर्सेस हटा लिए, अमेरिका ने अपने फोर्सेस हटा लिए हैं, और अब वो एडवाइजरी दे रहे हैं कि आप छोड़िए अफगानिस्तान को। तो इसका मतलब साफ है कि इन लोगों को शक तो जरूर था कि ये होने वाला है, लेकिन ये लास्ट बिच कोशिश थी कि मान जाए तो ठीक है। पर दूसरी चैनल में आ रहा है कि उन्होंने मुल्ला बरादर ने अपनी सरकार की घोषणा भी कर दी है, वो प्रेसिडेंट होंगे और अखुंजादे प्राइम मिनिस्टर होंगे। पहले तो किसी जमाने में ये लोग अमीरात बनाने की बात करते थे, और पुराना मुल्ला जो था, मुल्ला उमर, वो तो अमीर था। तो अब लेकिन अब प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये मुखौटा जो है वो ग्लोबल रिकॉग्निशन के लिए तैयार कर रहे हैं कि भाई हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हैं, और जब काबुल पे काबिज हो जाएंगे तो हम रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो ये कहने की बातें हैं। दूसरा, पाकिस्तान जो है वो दोहरी चाल चलेगा। वो कहेगा कि वो उसके पास रिफ्यूजी आ रहे हैं इसलिए मुझे पैसा दो, वो कहेगा कि हम इन अफगानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए हमको पैसा दो, जबकि समझाएगा कुछ नहीं, कहेगा और मारो। मतलब जैसा कि अभी तक 20 सालों से पाकिस्तान करता रहा है कि अमेरिका से एक तरफ कहता है कि हमें मदद चाहिए ताकि हम इनको डील कर सकें, और दूसरी तरफ उन्हीं से क्वाइटली कहता जाइए 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 आप। तो ये जो नीति है, दोहरी नीति, ये चलती रहेगी। अभी सक्सेसफुल हो गई है तो ये क्यों छोड़ेंगे इसको? नहीं, पर इसमें तो अब तो चीन का भी हाथ आ गया है। अब चीन अगर इसमें खेल रहा है तो फिर अमेरिका क्यों मदद करेगा? चीन का भी तो इसमें एक पूरा एंगल चीन का ही तो है। मुल्ला बिरादर तो वांगी से जाकर मिला है, वो अमरीकियों से नहीं मिला है, उसको चीन से सपोर्ट मिल रहा है। यहां पर ताजिक घुसे हुए हैं, चीन भी कह रहा है कि तुम इस तरफ मत आना। ETIM जो है, यानी कि शिंजियांग प्रोविंस या ईस्ट तुर्किस्तान का जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, उसको हवा मत देना, उनको ट्रेन मत करना, जबकि उनको पता है कि तालिबानी ही उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। देखिए, जहां तक अमेरिका का सवाल है, वो उनको आज थोड़ी पहले से मालूम है कि चाइना पाकिस्तान साथ में है, पर फिर भी पाकिस्तान को मिलाने की कोशिश करते हैं। वो क्यों करते हैं? उनको तो जैसे जब कोल्ड वॉर था तो बल्गेरिया और ईस्ट जर्मनी से अमेरिका बिल्कुल डिस्टेंट रखता था कि नहीं? तो जो रूस के, जो सोवियत यूनियन के साथ के थे, उनको अमेरिका दूर रखता था। लेकिन ये चीन के साथ का घुटे हैं, आयरन ब्रदर्स हैं, इनकी दो दोस्त हैं, उसके बाद भी अमेरिका पाकिस्तान के साथ घुसता है और बार बार उनकी बातों को मानता है। वो मतलब जो कहते हैं बड़े खुलूस से हम एतबार करते हैं, वो जो पाकिस्तान कहता मान जाते हैं ये लोग।
अभी फिर पाकिस्तान को मदद दे रहा है, IMF लोन दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं FATF से पाकिस्तान की ये जो घुड़की है कि हम मदद कर रहे हैं और हमारा इससे कोई संबंध देखिए, नहीं है। पाकिस्तानियों के खिलाफ, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ तो ख्वारे पश्तून वैसे ही खड़े हुए हैं। पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट की अगर आप बात करें या तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात करें, ये सब इसीलिए खड़े हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान ने इतना जुल्म किया है पश्तून पर। और दुनिया भी तो देख रही है कि वहां ग्राउंड पर क्या हो रहा है। कोई ना कोई तो बात होगी जिसकी वजह से हर कोई कह रहा है कि भाई अब मुझे इसमें नहीं घुसना, जो होता है होने दो, बस हमारे लोग बच जाएं, हमारे इंटरेस्ट बच जाएं, बाकी तुमको जो करना है करो। यहां पर चीन भी तो एक गेम खेल रहा है। अब वही इसमें अपडेट ये चीन का गेम साफ है। चीन चाहता था अमेरिका वहां फंसा रहे। हाँ, चीन की पिछले 20 सालों से नीति यही रही है कि जहां जहां अमेरिका फंसे, तो वो नेपोलियन का किस्सा है कि नेवर स्टॉप योर एनिमी फ्रॉम मेकिंग मिस्टेक्स। हाँ, तो वो 2003 में जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया तो चीन ने कहा जाओ खुश रहो। हाँ। जब उसके बाद जो जो गलतियां की चीन खुश था, क्योंकि हाँ। वो उसको जानता था कि ये फंसेंगे। और वो अब फंस रहे थे और अमेरिका- चीन अपना काम आगे बढ़ा रहा था। अब कई लोग ये कहते हैं कि अफगानिस्तान में फौज अमेरिका की थी जो कि वहां पर खप रही थी। 4,500 का अमेरिकी सैनिक मरे, $3 ट्रिलियन तक का खर्चा कर चुका है वहां, और इसकी वजह से चीन अपना सीपैक बढ़ा रहा था, अपने ओबोर को अंजाम दे रहा था। तो वहां पर प्रोटेक्शन अमेरिका का, खर्चा अमेरिका का, काम चीन का। तो ये एक और बड़ा गेम है। मैं एक और अपडेट मैं दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूं। अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिए कतर की राजधानी दोहा में कल एक बैठक हुई जिसका जिक्र अभी नीरज और नीतीश भी कर रहे थे। इस बैठक में भारत ने भी हिस्सा लिया। न्यूज 18 के नीरज कुमार के मुताबिक बैठक के बाद कल 9 बिंदुओं पर बयान हुआ, बयान जारी किया गया है। बैठक में शामिल सभी देशों ने शांति प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया। इसके साथ यह भी फैसला हुआ कि सैन्य बल से अफगानिस्तान में बनी किसी सरकार को मान्यता नहीं दी जाएगी। बैठक में शामिल सभी देशों ने अफगानिस्तान में जारी हिंसा, नागरिकों की मौत और मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर गहरी चिंता जताई। भारत के अलावा इस बैठक में अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, जर्मनी, संयुक्त राष्ट्र, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान समेत कुछ और देश के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। लेकिन नीरज, एक बात बताइए, चिंता जताने से लोगों की जान तो नहीं बचेगी, चिंता जताने से तालिबान तो पीछे नहीं हटेगा। यहां तो एयर स्ट्राइक्स की जरूरत है। और अगर इन देशों में से 3 भी अगर मिल गए, अगर 3 देश भी अगर अपना मन बना लें, तो इन तालिबानियों को तो फिर रातों रात खत्म किया जा सकता है। देखिए आनंद, इस बैठक में वो भी देश शामिल है जिन्होंने अपने ट्रूप्स को वापस किया और जिसकी वजह से आज अफगानिस्तान में ये स्थिति है। तालिबान का पलड़ा भारी और तालिबान लगातार कब्जा कर रहा है। बार बार आनंद, हम एक बात भी जिक्र कर रहे हैं कि तालिबान जो कब्जा कर रहा है उसको कामयाबी बता रहे हैं। इसे कामयाबी तो हम कहीं नहीं सकते क्योंकि तालिबान को एक आतंकवादी संगठन के तौर पे देखा जाता है दुनिया में, और तालिबान जो कर रहा है वो कहीं ना कहीं एक वैध सरकार के खिलाफ और एक मान्यता प्राप्त देश के खिलाफ कर रहा है। उसकी जो पूरी कार्रवाई है, अमेरिका ने ट्रूप्स बाहर किया, अमेरिका भी बैठक में शामिल था, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। भारत की अगर बात करें तो भारत लगातार विभिन्न स्टेक होल्डर्स जो हैं, चाहे वो अमेरिका की बात करें, अफगानिस्तान सरकार की बात करें, भीतर खाने तालिबान के जो अलग अलग लोग होते हैं उनसे भी लगातार बात जारी रहती है और पड़ोसी देशों से भी भारत संपर्क में रहता है। तो भारत की ये कोशिश है कि किसी तरह से स्टेक होल्डर्स के माध्यम से अफगानिस्तान सरकार और तालिबान को शांति प्रक्रिया, संघर्ष विराम के मंच पे लाया जाए। और ये देखना होगा कि क्या काबुल पर कब्जे से पहले, अगर तालिबान कब्जा करता है काबुल पे, उससे पहले क्या ये संभव हो पाएगा, और अगर संभव हो पाता है तो उस संघर्ष विराम की शर्तें क्या होंगी, क्योंकि अफगानिस्तान सरकार को तो अब पीछे हटना होगा। अमेरिका का दखल लगातार बरकरार है। विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री वहां के राष्ट्रपति से बातचीत की है। देखना होगा कि आने वाले वक्त तालिबानियों ने तो फरमान जारी कर दिया कि अशरफ गनी को जाना होगा। खबर यह भी है कि अगले 24 से 36 घंटे तक वो काबुल की तरफ कूच भी करेंगे। और यहां पर अब श्रीकांत शर्मा जी कह रहे हैं कहीं से अटकलें ये लग रही है कि मुल्ला बिरादर ने अपने आप को प्रेसिडेंट ऑलरेडी घोषित कर दिया। तो ये सीज फायर और एक मिलीजुली सरकार, पावर शेयरिंग की बात तो मुझे नहीं लगता तालिबान मानने वाला, और इसकी किसी भी बात का भरोसा नहीं किया जा सकता। अब अफगानिस्तान पर तालिबान के बढ़ते दबदबे के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, और ये CNN न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन की तिरछी नजर जो है अफगानिस्तान के विशाल खनिज भंडार पर है। चीन चाहता है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान तालिबान को अपने नियंत्रण में ले, और पाकिस्तान की मदद से चीन अफगानिस्तान में मौजूद करीब $5 ट्रिलियन के खनिज के खजाने पर कब्जा करना चाहता है। इसमें सबसे बड़ी बात लिथियम की है। CNN न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन अफगानिस्तान में मौजूद लिथियम के खदानों पर कब्जा करना चाहता है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में करीब $3 ट्रिलियन का लिथियम मौजूद है। लिथियम का इस्तेमाल बैटरी बनाने से लेकर सर्किट बोर्ड्स तक होता है। तो जितने भी सेमीकंडक्टर्स बनते हैं, चिप्स बनते हैं, बैटरी बनती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें चीन का वर्चस्व है, आगे जाकर ये दुनिया टेक्नोलॉजी पर चलेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स पर चलेगी। और लिथियम जो है, इसी की बैटरीज अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी लगती हैं। तो खबर यह है कि चीन इस लिथियम के जरिए दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक सामान के बाजार पर और इलेक्ट्रॉनिक्स की टेक्नोलॉजी की दुनिया पर कब्जा और अपना वर्चस्व बनाना चाहता है। और सबसे बड़ा खदान जो है लिथियम का, वो गजनी में है, जिस पर कल तालिबान काबिज हुआ। तो गजनी, निमरूज, ये जो 2-3 इलाके हैं जहां पर बहुत सारे खदान हैं, जिनको कि वो खनिज पदार्थ हैं जिसको कि चीन कब्जा करना चाहता है और अपने सीपेक में और अपने बेल्ट एंड रोड में ये करना, इसको बना के रखना चाहता है। कमर आगा साहब, मैं जल्दी से आपसे जानना चाहूंगा, ये बहुत बड़ी गहरी चाल है और जिस पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि अमेरिका इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सका। एक तरफ हेलमांड में ड्रग्स है जिसमें कि ओपीएम की सबसे अफीम की खेती होती है और वहां से पूरा तालिबान को पैसा मिलता है, और दूसरा ये माइनिंग है। जी बिल्कुल ठीक कहा। चाइना पाकिस्तान काफी समय से इन खनिज पदार्थों के ऊपर अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, और कुछ जगहों पे तो पाकिस्तानी बिजनेसमैन और तालिबान अभी मिल के वहां से ये खनिज पदार्थ निकाल रहे हैं। चाइना ने कॉपर माइन और कुछ आयरन ओर को लेके कुछ मुआहदे भी कुछ एग्रीमेंट भी गवर्नमेंट के साथ साइन कर चुके हैं और वो वहां से निकाल लें। मगर लार्ज स्केल एक्सट्रैक्शन के लिए उनको जरूरी है, वो चाहते हैं कि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को वहां तक एक्सटेंड करना चाहते हैं। वो पेशावर से और काबुल तक की रोड बनाने का उनका एक प्लान है, ताकि ये खनिज पदार्थ आसानी से रोड के माध्यम से पेशावर तक आ जाए, फिर वहां से वो कराची और दूसरे पोर्ट से या रेल और रोड से सीपैक के माध्यम से चाइना जा सकें। तो ये काफी समय से है, पाकिस्तान उनके साथ मिला हुआ है। देखिए, पाकिस्तान इस समय एक फाइन बैलेंसिंग एक्ट का काम कर रहा है, उसको इमीडिएट इस वक्त पैसे की जरूरत है और वो केवल वर्ल्ड बैंक और IMF से मिल सकता है, इसलिए वो दोनों से कोऑपरेट कर रहा है, अमेरिका से भी और चाइना से भी। और दूसरी बात यह है कि जैसा अम्बेसडर शील ने कहा, वो कभी इनसे करेगा कभी उनसे करेगा, उसकी दोहरी चाल हमेशा से रही है। सारे फसाद की जड़ ये पाकिस्तानी है। कमर आगा साहब, शीलकांत शर्मा जी, मुझे एक ब्रेक लेना है, तो मैं इसके बाद इसकी चर्चा को आगे रखेंगे और मैं आपके पास फिर लौटूंगा, पर अखाड़ा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए।